कल की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज एक बार फिर बुल यानी तेजड़ियों की जोरदार वापसी हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से ठीक पहले ग्लोबल बाजारों में आए पॉजिटिव रुख का असर भी भारतीय शेयर बाजारों पर दिखा। दुनिया भर में निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फेड ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है, जबकि पहले 0.50% बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा था। इसके चलते दुनिया भर के बाजारों में तेजी रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा उछलकर 17,000 के पास बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। और मार्केट पर और ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी देवांशी आशर जुड़ चुकी हैं। देवांशी, बताइए आज दिन भर मार्केट का एक्शन। एक दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार गेन्स होते हुए दिखे। आप देखिए निफ्टी ऊपरी स्तर पर आज बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी आती हुई दिखी और यही नहीं, सारे सेक्टर्स आज हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। एडवांस क्लाइन में आप देखिए 3:1 का था रेशियो और जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, मिड कैप स्टॉक्स थे, इन सब में आज भरपूर तेजी देखने मिली। सबसे पहले अगर सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स थे। लेकिन बाकी सेक्टर्स की बात करें, सेरामिक्स, पेंट सेक्टर्स, इन सब में अच्छे गेन्स थे क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $100 से नीचे फिसलती हुई दिखी। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल समर सीजन की जो बिक्री है वो बढ़ी है, इसका इंपैक्ट आपको देखने मिला। निफ्टी गेनर्स से शुरुआत करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स रहे हैं। लूजर्स में चुनिंदा स्टॉक थे जिसमें सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे। बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। पेपर स्टॉक्स आज के हाईलाइट रहे। आप देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में पेपर के प्राइसेस, लंप प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं, इन सब का इंपैक्ट हमारे बाजार में देखने मिला। जेके पेपर, आंध्रा पेपर जैसे स्टॉक, इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी तेजी आती हुई दिखी। जीआईसी इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे लंबे समय के बाद, इसका इंपैक्ट देखने मिला। सीमेंट स्टॉक्स एक बार फिर एनर्जी कॉस्ट का फायदा मिलता हुआ दिखा है, इसीलिए हाईलाइट में रहे। और पीटीएम लगातार गिरावट के बाद आज 7% तक की तेजी इस स्टॉक पे देखने मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज अच्छी तेजी थी और आप देखिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखी खरीदारी करने की। जो गेस्ट की रिकमेंडेशन थी उसमें एबीबी, बाटा, एसिलिया सॉल्यूशन, जेके सीमेंट, ये रिकमेंडेड स्टॉक्स थे। यहाँ पे भरपूर तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। और आइए अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। शुरुआती दौर में जरा देख लेते हैं अमेरिकी बाजारों का हाल। तो देखिए शानदार तेजी के साथ अमेरिकी बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 1.5% से ज्यादा के उछाल के साथ डाउ जोन्स 34,064 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और नैस्डैक में देखिए लगभग 2.5% की जबरदस्त तेजी, 365-336 अंकों की तेजी के साथ 13,284 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ। एसएनपी में भी शानदार तेजी। तो अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी का कुछ रुझान दिखाई दे रहा है। और मार्केट में एक्शन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। आज बाजार ने सर जबरदस्त कमबैक किया है, कल भी क्या बाजार इसी तेजी को दिखाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज बाजार का जो हाईलाइट था वो ये था कि एफआईएल की काफी हद तक बिकवाली खत्म हो चुकी है। आज काफी समय के बाद एफआईएस का नंबर पॉजिटिव आया है। दूसरी बात, जिस प्रकार से फॉल क्रूड में आ गया है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में काफी अच्छी पॉजिटिविटी आई है। अनुमान है कि क्रूड अगर $90-95 तक आता है तो डेफिनेटली इसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कल भी बाजार अच्छा अपमूव दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से आज हमने देखा कि शुरुआती फर्स्ट हाफ से कुछ ऊपर थे, तो मुझे लग रहा है यही डेवलपमेंट कल भी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को बैंकिंग और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे नजर रखनी चाहिए। ओएमसीज के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, क्योंकि अगर क्रूड की कीमतें गिरती है और हमने ये भी सुना है कि रशिया का सस्ता क्रूड आईओसी ने खरीदा है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो ये दोनों सेक्टर पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है और अगर कोई रशिया यूक्रेन के मामले पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक भी आने वाले दिनों में हमको दिखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी कराने के लिए आपका शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खबरें रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से ले लेते हैं।
तो यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 21वां दिन है और इन 21 दिनों के भीतर पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूस के हमले अभी भी लगातार जारी हैं। कीव पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे पुतिन को यूक्रेन से कड़ा प्रतिरोध मिल रहा है। इस बीच जंग के बीच दोनों देशों की तरफ से बातचीत भी जारी है और इस बातचीत से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत में सकारात्मक संकेत देने की बात कही है। शाम आते आते रूस की तरफ से भी बयान आ गया कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो न्यूट्रल स्टेटस वाली रूस की शर्त नहीं मानेगा और उसने इसके साथ ही कहा है कि शांति की बात सुरक्षा की गारंटी के साथ होनी चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत के साथ प्रतिबंधों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में अब रूस भी प्रतिबंधों का मार्ग अपना रहा है। रूस ने बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही रूसी मीडिया रेगुलेटर ने 10 मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। वहीं इटली ने रूसी ओलिगार्च एवन की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज अमेरिकी संसद को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि जैसे 1941 में पर्ल हार्बर और 9/11 हमला हुआ था, वहीं वैसे ही रूस भी यूक्रेन के साथ कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी हमारे देश के भाग्य का फैसला किया जा रहा है। पता नहीं क्या यूक्रेनियन आज़ाद होंगे या नहीं। रूस ने सिर्फ हमारे शहरों पर हमला नहीं किया, यह हमारे मूल्यों के खिलाफ एक क्रूर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो 45 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज उनकी उम्र रुक गई है क्योंकि 100 से ज़्यादा बच्चों की दिल की धड़कनें बंद हो गई। अगर इन मौतों को नहीं रोका गया, अगर इन मौत को कोई नहीं रोक सकता, तो जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का आभार जताते हुए कहा कि आपके भारी समर्थन के लिए यूक्रेन और यूक्रेन की जनता आभारी है। बातचीत के बीच रूस का यूक्रेन पर अटैक भी जारी है। यूक्रेन का कोई भी शहर रूस के हमलों से बचा नहीं है। रूसी हमलों के बाद हर तरफ तबाही मची है। वहीं गोलीबारी भी हो रही है तो कहीं रूसी सेना एयर स्ट्राइक कर रही है। रूसी बमबारी के बाद यूक्रेन में जानमाल का भारी नुकसान अब होने लगा है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 21वां दिन। 21 दिनों में ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, टैंक अटैक, पारंपरिक युद्ध का ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में न हुआ हो। लेकिन अब भी पुतिन के हाथ से यूक्रेन बहुत दूर है। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में पुतिन आर्मी लगातार बमबारी कर रही है। ताजा वीडियो यूक्रेन के चेर्निगोव शहर का है। रूसी सेना के हवाई हमलों में शहर जल रहा है। चेर्निगोव में रेलवे स्टेशन के पास रूस ने एक के बाद एक लगातार कई हवाई हमले किए, जिसके बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई और चारों तरफ आग की लपटें और धुआं फैल गया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। रूसी हमले की ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। यूक्रेन के शहर निकोपोल में भी रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। रूस ने यूक्रेनी सेना के तेल डिपो पर बम बरसाए और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रूसी हवाई हमलों के बाद सैन्य तेल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। यूक्रेन की राजधानी कीव के बुखा इलाके में रूसी सैनिकों ने लोगों के घरों के यार्ड में टैंक तैनात कर दिए हैं। तस्वीरों में लोगों के घरों के बाहर रूसी टैंकों की तैनाती साफ देखी जा सकती है। यूक्रेन सरकार ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेनी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही फैली है। युद्ध में दोनों देशों की तरफ से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 48 बच्चों समेत 691 नागरिकों की मौत हो चुकी है और अगर युद्ध जल्द खत्म न हुआ तो ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं यूक्रेन पर रूस के हमलों के जवाब में दुनिया भर के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने जो है वो जारी रखे हुए हैं और इन प्रतिबंधों का सीधा असर अब आम रूसी नागरिकों की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें काफी ज्यादा महंगे दामों पर मिलने लगी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए प्रतिबंधों का रूस के भीतर किस तरह का असर पड़ रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं और इन हमलों के विरोध में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध भी लगातार लग रहे हैं। भले ही रूसी सरकार के बयानों से इन प्रतिबंधों का पूरा असर ना पता चल रहा हो, लेकिन यहाँ के आम नागरिक अब इस आग में झुलसने लगे हैं। प्रतिबंधों की वजह से रूसी लोगों के लिए आम जरूरत की चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यहाँ के लोगों को इंस्टाग्राम समेत कई तरह की एप्स और बाकी सुविधाएं मिलना बंद हो गई हैं। प्रतिबंधों का ऐलान किए जाने के बाद यहां आम चीजों की कीमतों में 2.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि दुकानदार और आम लोग जमाखोरी करने पर मजबूर हो गए हैं। रूबल में गिरावट से आम जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं। रूस से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 फरवरी को किराने का जो सामान 5,500 रूबल में मिल रहा था, उसकी लागत अब 8,000 रूबल पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर खर्च 40% तक बढ़ गया है। सिर्फ सामान खरीदना ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के लिए अपने ही पैसों का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। रूस के कई वित्तीय संस्थानों को स्विफ्ट व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा मास्टरकार्ड, वीजा के प्रतिबंध लगाने से भी वित्तीय सेवाएं मुश्किल हो गई हैं। आम लोगों के लिए मोबाइल और कार्ड से भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ रूस में प्रतिबंधों की वजह से महंगाई आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भी उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल रूस के हमले का यूक्रेन की तरफ से मजबूती से जवाब मिल रहा है। इसकी वजह से रूस का सैन्य नुकसान भी बढ़ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूस को हुए नुकसान की एक सूची जारी की है। इसके मुताबिक अब तक रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। रूस के 77 एयरक्राफ्ट्स, 90 हेलीकॉप्टर्स, तकरीबन 389 टैंक्स और 150 से भी ज्यादा आर्टिलरीज को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। मौजूदा तस्वीर से साफ है कि यूक्रेन पर रूस के हमले जितने ज्यादा दिनों तक चलेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान रूस की इकोनॉमी और यहाँ के लोगों को होगा और धीरे धीरे इन प्रतिबंधों और जंग की आंच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और चलिए आज तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अचल सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज कुछ सकारात्मक बातें सामने आई हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ने माना है कि बातचीत सकारात्मक आगे बढ़ रही है और कुछ बातों पर सहमति बन चुकी है। क्या इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाए सर, या राह अभी लंबी है? देखिए, मुझे लगता है कि इसे आप वर्क इन प्रोग्रेस मान के चलिए, क्योंकि रशिया ने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो अब वो इससे पीछे हटने वाला नहीं जब तक उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स नहीं तो कम से कम जो उसकी बॉटम लाइंस में से कुछ बॉटम लाइंस जो हैं उस यूक्रेन एग्री नहीं करता, तो रशिया के लिए रिट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा खमियाजा उठाने के बाद, इंटरनेशनल आइसोलेशन के बाद, सैंक्शंस लगने के बाद, तो ये रशिया की छवि भी खराब करेगा और ये प्रेसिडेंट पुतिन की पर्सनालिटी के भी खिलाफ जा रहा है। और खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि अमेरिका और नेटो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रहेंगे, वो भले ही बाहर से मॉरल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री असिस्टेंस देते रहे। रशिया ने शायद कहीं इस असेसमेंट में गलती करी कि उसे कितने दिन लगेंगे कीव को कैप्चर करने में। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शायद रशिया ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होगा। बहरहाल सिचुएशन जैसी भी है, इसमें जो आप कह सकते हैं कि रे ऑफ होप, आशा की जो किरण है वो यही है कि साथ साथ अलग अलग लेवल्स पे बातचीत चल रही है। जो इनकी एक ऑपरेशनल लेवल पे भी आप कह सकते हैं, जिसमें सीज फायर या टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वॉर और उसमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने की बात, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात, इस तरह के मुद्दों पे बातचीत हो रही है। और इस साथ ही साथ बड़े मुद्दों पे भी बात हो रही है,
हालांकि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जब हाल में मिले थे टर्की के अंतालिया रीजन में, वहां से कुछ खास निकल के नहीं आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन कहाँ तक जो है कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो मीटिंग पॉइंट जब तक नहीं आएगा, ये समस्या जो की त्यों बनी रहेगी। बट सर, आपके नजरिए से किसको पहल करनी चाहिए झुकने की? देखिए, बातचीत तो तभी एक मकाम पर पहुंचेगी जब दोनों पक्षों में से एक झुकना शुरू करेगा या पीछे हटना शुरू करेगा। वो झुकने की, पीछे हटने की पहल कहां से होनी चाहिए? देखिए, झुकने को तो बातचीत और इस तरह के माहौल में झुकता तो वही है जो कमजोर पड़ जाता है। और अगर रशिया अगले कुछ दिनों में कीव के ऊपर कब्जा कर लेता है या उसका जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है वो मजबूत हो जाता है, तो जो नेगोशिएशन ज़ेलेंस्की फिर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस अगर करेंगे तो झुकना उन्हें ही पड़ेगा। लेकिन इस समय अगर वो ये चाहते हैं, कोई तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन निकालनी पड़ेगी। हालांकि एक कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो नाटो के मेंबर बनेंगे यूक्रेन। अब सवाल ये है कि रशिया का जो मैक्सिमलिस्ट उद्देश्य ये है कि वो ना तो वहां के मेंबर बने, और अगर वो चाहते हैं कि वहां की रिजीम भी चेंज हो, क्योंकि जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि उनके आने का उद्देश्य डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन है, क्योंकि अभी जो सरकार है वहां वो उसकी तुलना जो है नाजियों से करते हैं। तो अगर उनका ये उद्देश्य है कि वहां की सरकार भी बदली जाए और वहां की नेटो न्यूट्रलिटी पे भी मान जाए, यानी कंप्लीट सरेंडर अगर करवाएंगे तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर इधर सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन के स्टेटस का भी है। वहां डोनबास रीजन में डोनेट्स्क और लुहांस्क ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रखी है। मैंने सुना कि शायद खेरसॉन ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया है। और रशिया के बहुत सारे जो उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी तक ईस्टर्न यूक्रेन में अगर वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेते हैं तो फिर उन्हें किसी हद तक इस रीजन में थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक जिसे कहते हैं कि सांत्वना मिलेगी कि हाँ, मेरी भी प्रेजेंस है यहाँ पे। ऑलराइट सर, अभी बार बार कहा जा रहा है कि पुतिन साहब के जो ईगो हैं वो सबसे आगे सर पर भारी पड़ रहे हैं। इस पूरे माहौल को खराब उनका ईगो ही किया हुआ है। हालांकि उसके कारण जो हैं उन पर हम नहीं जाएंगे, उनको सब जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं पश्चिमी देशों से और यूक्रेन को किस तरह का यूक्रेन चाहते हैं, ये अब हम सब जानते हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है सर, अगर ज़ेलेंस्की साहब आज की डेट में यूक्रेन की सत्ता छोड़ने को तैयार हो जाएं, मैं सिर्फ एक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, वो सिचुएशन क्या होगी जिसे समझौते के रूप में दुनिया याद रखेगी, जो युद्ध का अंत होने का कारण बनेगी? ज़ेलेंस्की का इस्तीफा, यूक्रेन छोड़कर चले जाएं और एक तरह से रशिया के हाथों नई सरकार दे दें, प्रो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन में बने? क्या ये परिणति शांति लाएगी? देखिए, वो तो समझौता नहीं होगा ना, वो तो हार हो जाएगी। उसमें तो फिर आप हार के छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि नेटो, फिलहाल अगर नेटो न्यूट्रलिटी की बात हो जाए, और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, ज़ेलेंस्की को भी इस चीज का एहसास अब तक हो चुका है कि नेटो मेंबरशिप या फिर इवन यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है वो अभी सिर्फ कागजों पे है और कागजों पे ही रहने वाली है। क्योंकि नेटो की पॉलिसी के हिसाब से जो जिस तरह की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज उक्रेन में है, और उक्रेन इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर पाए, और नेटो कंट्रीज के बीच में भी एक सहमति नहीं है कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाए, तो ये सब चीज का एहसास है। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि नेटो का वो मेंबर बनने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को स्वीकार करना भी जो ज़ेलेंस्की या फिर अमेरिकन और नेटो से अपनी हार मानेंगे विज़ावी रशिया की, रशिया ने आर्म्स ट्विस्टिंग करने के बाद वो करवा लिया जो वो करवाना चाहते थे, और उन्होंने ये जो किया बाय यूज ऑफ फोर्स किया, जो सो कॉल्ड अमेरिकन यूरोपियन वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है। हालांकि हम सब जानते हैं कि जब रियल पॉलिटिक्स की बात आती है तो अमेरिका
की पोजीशन क्या रही है, चाहे वो वियतनाम था या लीबिया था या इराक था या अभी हाल ही में अफगानिस्तान था। तो फिर भी फिर भी अगर ये इस तरह का कोई फॉर्मुलेशन बातचीत का निकलता है, जिसमें समझौते में ये आता है कि अ, उक्रेन अभी फिलहाल जो है एक बफर रोल रहेगा, आने वाले काफी समय तक कोई रिटर्न एश्योरेंसेस बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट हो जाती है। मैं और आपसे जो यही पूछ रहा था सर कि अगर बाय द वे जो कहा जा रहा है कि शायद अंत में यही होगा कि एक बफर स्टेट की तरह, बफर जोन की तरह यूक्रेन हो जाएगा, लेकिन क्या जेलेंस्की का चेहरा यूक्रेन में होगा? जेलेंस्की वहां रहेंगे? और अगर रहेंगे तो क्या पुतिन उनको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि यूक्रेन के साथ जो टसल रहा है पूरा, उसके फेस के रूप में पुतिन जेलेंस्की को बहुत ज्यादा पसंद शायद ना करें। तो यूक्रेन विद जेलेंस्की आप देखते हैं, या यूक्रेन एज अ बफर स्टेट विदाउट जेलेंस्की? देखिए, अगर समझौता होगा तो उक्रेन की न्यूट्रलिटी और शायद फिलहाल आने वाले समय में उक्रेन विद जेलेंस्की, और जो ईस्ट उक्रेन है उसका स्टेटस के लिए जैसे जॉर्जिया के अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया के लिए एक जिनेवा टॉक्स चल रही हैं विद इन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ जिनेवा टॉक्स। करीब 40-50 से भी ज्यादा सेशन, शायद 60 सेशन हो चुके हैं 2008 से लेकर, और कोई उसमें नतीजा नहीं निकला, और उसमें रशिया अपने आप को पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता। तो कोई इसी तरह का अगर कोई फ्रेमवर्क बन जाए जिसमें फ्रांस या ओएससीई और रशिया समेत सब लोग मिलकर ये कहें कि हम ईस्ट उक्रेन को मिन्स्क 2 एग्रीमेंट की फर्दर आगे जाके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो फिर सालों साल तक स्टेटस को बना रहेगा यहाँ पे, और धीरे धीरे उसमें रशिया जो है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करता रहेगा। लेकिन ये बातचीत का भ्रम बना के भी हो सकता है कि रशिया या पुतिन का ऑब्जेक्टिव ये हो कि वो कंप्लीटली ज़ेलेंस्की और उक्रेन को सरेंडर करने पे मजबूर कर दे। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि सर हम भी पूरा 21वां दिन आज तक का है, और लग यही रहा है, जो आपने बात जो लास्ट में बोली बहुत सिग्निफिकेंट बात है, कि हो सकता है रशिया पुतिन युद्ध का भ्रम बना के, सॉरी बातचीत का भ्रम बना के जो वो करना चाहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो करते रहे, क्योंकि सारे संकेत यही हैं कि बातचीत एक तरह से दिखावा है। रशिया और पुतिन जो चाहते हैं वो यूक्रेन में वो कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसके पीछे आप बातचीत का, और रशिया को बहुत नुकसान हो रहा है, रशिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं, फिर चाहे ये बातें कितनी भी होती रहें, गोल क्लियर है रशिया और पुतिन के सामने, और वो संभवतः उसी तक पहुंचकर ही मानेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा सर, अब भारत के परिप्रेक्ष्य से बीते 24 से 48 घंटे बड़े अहम रहे हैं। खासतौर से रशिया ने कच्चे तेल सस्ते दामों को भारत को बेचने की पेशकश की है, उधर से अमेरिकन चेतावनी आई है कि आप इतिहास में किस तरह से याद रखे जाएंगे ये तय कर लें। तो क्या भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए, या अमेरिकी चिंताओं की कोई जगह है भारतीय पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मुझे नहीं लगता। देखिए, अमेरिका ने खुद माना है कि अगर हम उनसे तेल खरीदते हैं तो ये सैंक्शंस की वायलेशन नहीं होगा। उसके बाद वो जो सरबनिंग कर रहे हैं या हमें प्रवचन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को खुद सोचना चाहिए या देखना चाहिए कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसका अपना रोल क्या रहेगा। जब वो रिजीम चेंज का उद्देश्य लेकर केमिकल वेपन्स की प्रेजेंस बना के सदाम हुसैन के इराक में घुस जाते हैं, या फिर लीबिया में रिजीम चेंज करने के लिए चले गए, या फिर वो अफगानिस्तान में उन्होंने किया, तो बहुत सारे सवाल हैं जो इतिहास उनको लेके भी उठाएगा। ये तो खैर ये थ्योरेटिकल बातें होगी। प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो ये डील हमारे लिए जो है बहुत ही नहीं, और सर और एक और चीज है सर, जर्मनी और यूरोपियन देशों के मामले में जो एक तरह का डबल स्टैंड अपनाया है अमेरिका ने, खुद रशियन इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन कहा कि जर्मनी को हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, यूरोप की अपनी मजबूरियां हैं, उनको हम नहीं कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट पे बैन लगाइए। हाँ, भारत को जरूर नसीहत दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जी नहीं, भारत को तो वो खैर ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि ये सैंक्शंस की वायलेशन नहीं है, लेकिन भारत को अब वो मॉरल ग्राउंड्स पे चैलेंज करना चाहते हैं कि आप दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं। मतलब उनकी हर कोशिश ये है कि हम इस परिस्थितियों में रूस के से दूरियां बनाते हुए दिखें,
और अमेरिकन और यूरोपियन जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये हमारे लिए एक किस्म का मॉरल प्रीचिंग कर रहे हैं कि भाई देखिए, कल इतिहास आपको याद करेगा कि आपने इस परिस्थितियों में ऐसी कोई पोजीशन नहीं ली। हालांकि ये बिल्कुल ही निराधार बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें भारत को चाइना या पाकिस्तान से लेके हमारी सिक्योरिटी पे जब चैलेंजेस आए थे, तो कितने लोग खड़े होकर सामने आने के लिए तैयार हैं? क्या कोई चाइना को बाय नेम कंडेम करने के लिए तैयार हुआ, या फिर पाकिस्तान? अभी आप खुद अमेरिकन जो हैं अफगानिस्तान को ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान और तालिबान के हाथ में छोड़ के चले गए, तो क्या उन्होंने भारत की सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उनको उसके बारे में एक बार भी सोचा, या भारत को कंसल्ट किया किसी भी स्टेज पे कि यार आप हम जा रहे हैं लेकिन हम ये करेंगे कि जिससे आपकी सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं हो? तो देखिए, ये रियल पॉलिटिक है, हम उनके अलाई नहीं है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप जिस दिशा में जाएंगे हमें जाना ही पड़ेगा। और जहां आपने जर्मनी और यूरोप की बात करी, तो वहां पे भी डिविजन है, और जाहिर है कि आने वाले कई साल तक उनकी जो डिपेंडेंस है एनर्जी सिक्योरिटी की, वो रशिया के ऊपर है। और जब तक वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ नहीं लेते, जिसको ढूंढने में सालों साल लग सकते हैं, तो वो क्यों अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो दिस इज नॉट विदाउट एनी रीजन कि अमेरिका जो सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, वो अगर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है, विच इज नीदर हियर नॉर देयर, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती है, तो वो उन्होंने नहीं लगाया। इसलिए एब्सोल्युटली सर, अमेरिका के सैंक्शंस रशिया पर सिंबॉलिक हो सकते हैं, उसका कोई खास असर अमेरिका की इकोनॉमी पर नहीं दिखेगा। हालांकि बाइडेन साहब ये कहते हुए जरूर नजर आए थे कि हम जो रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं उसका खामियाजा आम अमेरिकन को भी भुगतना होगा। लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी अमेरिका है, जो एक्सपोर्टर है वो भी सबसे बड़ा अमेरिका ही है, सबसे बड़ा उत्पादक भी और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो उसे कोई खास जरूरत है नहीं रशिया के तेल की, लेकिन एक जेस्चर के तौर पर, सिंबल के तौर पर उसने ऑयल इंपोर्ट लगाया। और अब भारत अगर सस्ते में कच्चा तेल खरीदना चाहता है या उसको ऑफर आ रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि सर ने कहा कि एक मॉरल प्रीचिंग हो रही है। इसको कितना एंटरटेन करना है भारत को, ये हमारे जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है अच्छी तरीके से जानता है, उसी हिसाब से आगे काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच। आपके पास आधार कार्ड है तो आने वाले दिनों में पैन कार्ड में कोई बदलाव करने के लिए आपको सरकारी ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने होंगे। सिर्फ आधार में बदलाव होगा और साथ ही साथ आपके पैन और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट हो जाएंगे। कैसे होगा ये, क्या है सरकार की तैयारी, पूरा मामला क्या है, देखिए। कैसा हो अगर आप एक सरकारी दस्तावेज में एड्रेस बदलें और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में खुद ही चेंज हो जाए। भले ही ये अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आने वाले दिनों में पैन कार्ड के लिए भी ये सर्विस मिलने लगेगी और इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपके पास होनी चाहिए सिर्फ दो चीजें, आधार कार्ड और डिजी लॉकर। अब आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए कि आपको पैन कार्ड में कुछ जानकारी बदलनी है, ऐसे में आपको सिर्फ आधार में बदलाव करवाना होगा और आपके पैन कार्ड में अपने आप चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब आपके ये जरूरी दस्तावेज डिजी लॉकर ऐप में उपलब्ध हो। इनके साथ ही इन बदलावों के लिए आपकी सहमति देनी भी जरूरी होगी। पैन कार्ड के लिए इस सुविधा को जल्द शुरू किया जा सकता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अपडेट करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजी लॉकर है क्या और ये कैसे काम करता है। डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जिसमें आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी संभाल कर रख सकते हैं। डिजी लॉकर में दस्तावेज रखने से आपके हर जगह हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डिजी लॉकर आधार से लिंक होता है, जिसमें 256 बिट सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये ऐप बेहद सुरक्षित मानी जाती है। इसमें आप अपने सभी दस्तावेज संभाल सकते हैं। सरकार पैन कार्ड ही नहीं, अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों को धीरे धीरे इस व्यवस्था से जोड़ना चाहती है। यानी कि आने वाले दिनों में आपके लिए पैन कार्ड ही नहीं बल्कि दूसरे दस्तावेजों में भी कोई जानकारी अपडेट करना आसान काम हो सकता है। ऐसा होने से आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट में बदलाव कराने के लिए अलग अलग ऑफिसेस में नहीं भटकना होगा और आपका काम सिर्फ आधार के जरिए ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।
अब एक और महत्वपूर्ण खबर। अब कार बाइक मालिकों को अगले महीने से वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। एडाई ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा की दरों को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है कि नई दरें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू हो जाएंगी, यानी 1 अप्रैल से बीमा के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। अगर आप भी इंस्टेंट लोन लेने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लोन के नाम पर अब ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो चुका है। मतलब लोन चुकाने के बाद भी ब्लैकमेल कर पैसे वसूले जा रहे हैं, और तरीका जानकर तो शायद आपके होश ही उड़ जाएं। जी मीडिया की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लोन लेने की मजबूरी कहीं बन न जाए जान की आफत। इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में जिंदगी ना हो जाए नर्क। लोन लेने के लिए एक क्लिक कहां आपको ना बना दे वसूली गैंग का शिकार। जी हां, जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली से वसूली गैंग की कई गुर्गे रातों रात या तो गायब हो गए या पहुंच गए सलाखों के पीछे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वसूली के धंधे को अब नया ट्विस्ट देकर नए शिकार करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से लोगों को इंस्टेंट लोन देते थे और फिर उसकी वसूली के लिए लोन के लिए जमा किया गया पैन कार्ड और आधार कार्ड फोटो का अश्लील मैसेज बनाकर डराते धमकाते थे। लोन देते वक्त ये अपनी चाइनीज फर्जी ऐप से लोन लेने वालों के सारे फोन कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस पा लेते थे और फिर रकम की वसूली के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति के सारे फोन कॉन्टैक्ट्स को धमकी भरे गंदे अश्लील मैसेज भेजते थे, ताकि डर कर लोग लोन की 3-4 गुना मनमाफिक रकम वापस कर दे। जो कस्टमर के फोन थे वो हैक करके उनके फोटो गैलरी से निकाल लेते थे और उनको न्यूड करके उनके सर्कल में इस तरह के धमकी के साथ भेज देते थे। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, इंस्टेंट लोन के नाम पर धमकाने और अश्लील मैसेज भेजने वाला मामला मुंबई में भी देखने को मिला। इंस्टाग्राम पर ऐड देखकर मुंबई की एक लड़की ने जब ऐप से संपर्क साधा तो डाउनलोड के लिए लिंक भेजा गया। बता दें कि ऐसी अधिकतर फर्जी ऐप पेड मार्केटिंग से अपने शिकार ढूंढती है और अक्सर प्ले स्टोर पर नहीं होती, इसीलिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड की जाती है। 7,000 का लोन, लेकिन 20,000 की भरपाई भरे कॉल लोन लेने के 5वें दिन से ही शुरू हो गए और 6ठे दिन से शुरू हो गया फोन बुक कॉन्टैक्ट्स को अश्लील और धमकी भरे मैसेज और कॉल का सिलसिला। दिन रात अलग अलग नंबरों से कॉल और मैसेज से पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ इस चीज़ के रिगार्डिंग, और उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट्स में मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड पे वल्गर मैसेजेस लिख के आगे कॉन्टैक्ट वालों को फॉरवर्ड किया। सन कैश नामक इस ऐप को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई पुलिस की टीम और साइबर सेल की टीम इस केस में छानबीन शुरू कर चुकी है ताकि आरोपी धर पकड़े जाए। ये जो केस रजिस्टर हुआ है काशीमेरा पुलिस में, उसमें आईपीसी के धारा 354 है, 509 है, 500 सेक्शन है और आईटी एक्ट का 67 सेक्शन लगाया हुआ है। सोशल मीडिया पर ये ऐप अक्सर युवाओं को पेड मार्केटिंग के जरिए टारगेट करते हैं। आए दिन ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां इंस्टेंट लोन लेने वालों को लोन की रकम वापस देने के बावजूद एक्सटॉर्शन ऐसी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्ले स्टोर से लेकर आरबीआई सारी पार्टीज का एकजुट होना यहाँ पर जरूरी है ताकि ऐसी एप्स रजिस्टर ही ना हो पाए। इसके अलावा कड़े नियम और गाइडलाइंस की यहाँ जरूरत है ताकि मुसीबत के वक्त जो आदमी इंस्टेंट लोन ले रहा है उसे मेंटल हैरासमेंट ना झेलनी पड़े। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। देश की पहली हाई स्पीड रीजनल ट्रेन के कोच का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे बता रहे हैं कब शुरू होगा ये सफर और क्या है इसकी खासियत।
हम हैं देश की पहली रैपिड रेल में, जो कि एनसीआर के आसपास जो चारों राज्य हैं उनको आपस में जोड़ने वाली है, उनको आपस में जोड़ने वाला एक रैपिड सिस्टम बनने वाला है उसमें। ये ट्रेन जो है इसका ट्रायल अगले कुछ महीनों में, यानी कि मई में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और अगले साल ये ट्रेन शुरू होगी, जो कि पहला जो स्ट्रेच है इसका साहिबाबाद से दुहाई का, वो शुरू हो जाएगा अगले साल। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो इस पूरी ट्रेन में 6 डिब्बे होंगे, जिसमें से कि एक डिब्बा प्रीमियम क्लास का होगा। प्रीमियम क्लास के डिब्बे की बात करते हैं तो प्रीमियम क्लास के डिब्बे में इस तरह की सीटें होंगी जो कि रिक्लाइनर होंगी, ये पीछे की तरफ झुक सकती हैं, हैंड रेस्ट होगा, साथ ही साथ ये सामान रखने के लिए रैक होगा और लैपटॉप और मोबाइल के लिए चार्जर होगा और फुट रेस्ट होगा, कोट टांगने के लिए हैंगर होगा। इसके अलावा अखबार मैगजीन ये रखने के लिए भी जगह होगी और पैरों को रखने के लिए एक फुट रेस्ट भी होगा। अगर बात करते हैं नॉर्मल डब्बे की, जो बाकी डब्बे होंगे उसमें सीटें इस तरह की होंगी जो कि दोनों सीटों के बीच गैप काफ़ी होगा, लेकिन रिक्लाइनर नहीं होंगी। इसमें भी फुट रेस्ट होगा, इसमें भी हैंड रेस्ट होगा, लेकिन चार्जिंग का जो सिस्टम है वो सिर्फ मोबाइल चार्जर के लिए होगा, लैपटॉप के लिए नहीं होगा। इसमें भी जो सीटें हैं महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें होंगी, साथ ही साथ हर डब्बे में 2 सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित होंगी जो कि फोल्डेबल होंगी। उनको फोल्ड करके वो अपनी व्हील चेयर उस पर पास कर सकते हैं और अगर व्हील चेयर नहीं है तो वो उसको खोल के नॉर्मल यात्री भी उस पर यात्रा कर सकते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ग्रुप के विजन, कर्ज की स्थिति और जी एंटरटेनमेंट, सोनी मर्जर सहित तमाम मुद्दों पर क्या कहना है डॉक्टर सुभाष चंद्रा का, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो डेट रिजोल्यूशन को लेकर है। आपने पिछली बार कहा था कि लगभग 90% हम डेट रिजोल्यूशन कर चुके हैं। इस वक्त ग्रुप की डेट को लेकर क्या सिचुएशन है और कितना रिजोल्यूशन हो चुका है? इसमें हमको 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक तो हमारी ऑपरेटिंग जो कंपनीज हैं, ऑपरेटिंग बिजनेस है, उनका जो डेट लेन देन है, एक वो अपनी जगह पर है, और दूसरा जो हमारा एज ए प्रोमोटर हमारे पर्सनल जो हमारी बुक्स पे डेट था, हम डेट लेते गए और पिछला किसी न किसी का लेंडर का चुकाते गए, उसकी वजह से वो डेट बढ़ता चला गया। तो पर फिर भी हमने सबका चुकाया, लेकिन ऑपरेटिंग एंटिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो तो उन कंपनीज़ को ही निपटाने पड़ेंगे। जहाँ तक हमारा पर्सनल का है तो 1-2 ये जो लैंडर्स के साथ उलझन हो गई है, उनको छोड़ के हम लगभग सबका महीने 2 महीने में सब निपटा देंगे। एक और बात है, चूँकि आप जी एंटरटेनमेंट के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक मास्टर स्ट्रोक जो सोनी के साथ मर्जर का अनाउंस हुआ, कहाँ तक बात पहुँची है, अब किस लेवल तक मर्जर है और कब तक पूरा ऑपरेशनल और पूरा इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा? नहीं, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विषय पुनीत और अमित देख रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। मुझे यही बताया गया कि वो ठीक चल रहा है, अपने प्रोसेस से चल रहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल होंगी, उसके हिसाब से होगा। कोरोना ने 2 साल तक होली के रंग में भंग डाल रखा था, लेकिन इस बार बाजारों में होली के रंग की रौनक वापस देखने को मिल रही है। मुंबई के मस्जिद बंदर मार्केट में क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में जो है होली की धूम की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं मुंबई के मस्जिद बंदर मार्केट में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर होली की तैयारियाँ हो रही है। बाज़ार में जो है पिचकारियाँ सजी हैं, रंग सजे हैं और गुब्बारे सजे हैं। आइए सीधा इन्हीं दुकानदारों से समझते हैं कि उनका क्या कहना है। 2 साल की पूरी कसर निकल चुकी है, कहीं कुछ बचा नहीं, वो हिसाब से है। सबको चाहिए वो हिसाब से करके सब फुल एंजॉय कर रहे हैं, हर किसी के हिसाब से करके। आज इधर जो मॉल दिख रहा है, वो मॉल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2 साल के बाद जो उत्साह है लोगों का धूली वंदन का खेलने का, और वो जोश में है।
सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चलो अभी कोरोना ख़त्म हो गया और इससे और मज़ा करेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि आफ्टर दिस 2 साल के लॉकडाउन के बाद बच्चे भी अभी बाहर आके खुल के खेलेंगे होली और उनका भी मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। और होली के पहले ही हमने डिसाइड कर लिया है कि हम हमारे रिलेटिव्स के यहाँ 2 साल बाद मिठाइयाँ या कलर्स या कुछ भी भेजेंगे। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं मुंबई की ऐसे ही एक मिठाई शॉप में, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है दुकान में मिठाइयों की तैयारी की गई है। त्योहार और पर्व आते हैं जैसे दिवाली है, राखी है, होली है, इसमें थोड़ी सी पुश मिलती है और जो हमारे लिए अभी इस समय बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद और अच्छी है। ग्राहक और व्यापार दोनों ही खुश हैं और इन रंगों के पावन रंग में रंगने की तैयारी में जुट गए हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। होली आ रही है, होली खेलें, जमकर खेलें, लेकिन सावधानी के संग खेलें। पिछली 2 होली कोरोना की भेंट चढ़ गई और इस बार भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखना स्वाभाविक है, लेकिन इस उत्साह के रंग में भंग पड़ने के भी खतरे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी सुरक्षा आप जरूर कीजिए। इस बार सभी जमकर होली खेलने के मूड में हैं। हो भी क्यों ना, पिछली 2 बार की होली कोरोना की भेंट चढ़ गई। ऐसे में लोगों में होली खेलने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बच्चों में तो होली का उमंग देखते ही बन रहा है। बाजार पिचकारी और रंगों से अटे पड़े हैं। वहीं इस बार कारोबारियों को होली में अच्छे बिजनेस की उम्मीद है, लेकिन बाजार में बिक रहे केमिकल रंगों और मिलावटी मावा से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये आपकी होली में खलल डाल सकते हैं। हम हर साल हर्बल होली की बात करते हैं, लेकिन ये महंगा होने के साथ साथ हर जगह अवेलेबल नहीं होता, जबकि केमिकल वाले रंग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ये केमिकल रंग आपकी होली में खलल डाल सकते हैं। इसके नुकसान की बात करें तो इन रंगों में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मर्करी सल्फाइड, क्रोमियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड मिला होता है, जो बाल, त्वचा, आंखों, फेफड़ों और किडनी के लिए खतरनाक है। कुछ रंगों में तो कांच का चूरा तक मिलाया जाता है ताकि रंग को चटकीला बनाया जा सके। समझते हैं कि कौन सा रंग किन केमिकल से बना होता है और उनका शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। हरा रंग कॉपर सल्फेट से बनाया जाता है और इसके आंख में चले जाने से आंख में एलर्जी हो सकती है। बैंगनी रंग क्रोमियम आयोडाइड से बनाया जाता है, इससे अस्थमा या एलर्जी का खतरा हो सकता है। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जो कि एक कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर की वजह बन सकता है। वहीं लेड ऑक्साइड से काला रंग बनाया जाता है। इस तत्व से किडनी काम करना बंद कर सकती है और दिमाग की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। लाल रंग मर्क्यूरी सल्फेट से बनता है और इससे त्वचा कैंसर के अलावा लकवा और दृष्टि दोष हो सकते हैं। चमकीला रंग कांच के पाउडर से बनता है और इससे स्किन डिजीज हो सकती हैं। वहीं होली में बिकने वाली मिठाइयों में मिलावटी खोआ मिला हो सकता है, जो कि सिंथेटिक दूध से बनता है। इसमें डिटर्जेंट पाउडर, चिकनाहट लाने के लिए रिफाइंड और मोबिल ऑयल के साथ यूरिया और सड़े हुए आलू वगैरह मिले होते हैं। इसमें सोख्ता कागज भी डाला जाता है। होली में नकली खोआ के अलावा नकली पनीर भी रंग में भंग डाल सकती है। ऐसे में बड़ी सावधानी से हेल्दी होली खेलें और मुंह के स्वाद को बिगड़ने न दें। इको फ्रेंडली होली के हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें, इससे प्राकृतिक रूप से आसानी से पाया जा सकता है। हरा रंग मेहंदी, धनिया पाउडर से और गुलमोहर की सूखी पत्तियों से पाया जा सकता है। काला रंग प्राकृतिक तौर पर आंवले के पानी से बनाया जा सकता है। लाल और नारंगी रंग पाने के लिए पलाश या टेशु के फूलों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं चुकंदर से लाल रंग तैयार कर सकते हैं। इस बार की होली को यादगार बनाने के लिए मिलावटी गुजिया और केमिकल रंगों से बचते हुए इको फ्रेंडली होली मनाएं, ताकि जिंदगी में आपके हमेशा रंग भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब की सियासत में आज से नए युग का आरंभ हो गया है। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पंजाब दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की जीत पर पंजाब की जनता का आभार जताया। भगवंत मान ने कहा कि जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, वही लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार आज से ही काम कर
करना शुरू कर देगी और एक दिन भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। पंजाब के विकास की बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्यों में स्कूल और कॉलेजों का स्तर सुधारने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब का विकास किया जाएगा। परमात्मा तो भी यही मंगया, शहीदां दे मत्था टेक के भी यही अरदास कीती है, समत बख्शियो, बल बख्शियो। असीं तां तुहाडे पैरां दी धूड़ दा तिणका भी नहीं हैगे, असीं तां तुच्छ जे हां। बस जदों पब्लिक नाल हो जाती है फिर जो मर्जी बना लो तुसीं सानू। सो इस करके मैं अरविंद केजरीवाल जी का खास तौर पर धन्नवाद करूँगा, जिन्हों ने 20 दिन भुख हड़ताल रख के पार्टी बनाई, जिन्हों ने अंदोलन दे विचों पार्टी लिया के देश के मूहरे दिती, ते जिहड़ी पार्टी पूरे देश की राजनीति नूं सुधार रही है। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूँगा मैं उन्होंने नेशनल कन्वीनर लिए। गोवा और मणिपुर में सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। संभावना यही जाहिर की जा रही है कि पार्टी नेतृत्व राज्यों में नई सरकार की बागडोर संभालने के लिए फिर से प्रमोद सावंत और एन बीरेन सिंह पर भरोसा ही जाहिर करेगा। मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। पीएम ने कहा कि एन बीरेन सिंह मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सावंत से मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम किया जाता रहेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। सोनिया गांधी ने पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सिर्फ 2 लाइनों में लिखा। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही सिद्धू विवादों में रहे। उनका कैप्टन अमरिंदर के साथ तत्कालीन सीएम चरणजीत चन्नी से भी विवाद रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं और राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स पर सभी पार्टियों को समान अवसर नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. कश्मीर के नौगाम इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। इनके पास से कई खतरनाक विस्फोटक हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक 23 साल का शाकिब मुश्ताक खान श्रीनगर के खानमोह का रहने वाला था, जबकि बाकी 2 आतंकी आदिल नबी तेली और उमेर नबी तेली पंपोर के रहने वाले थे। आज से 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु के लोगों का प्रिकॉशनरी डोज देने के लिए कोमॉर्बिडिटी वाली शर्त को हटा दिया गया है। यानी अब 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकता है। 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पहले ही कहा था कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को सिर्फ कोर्बेवैक्स ही लगाई जाएगी। और आइए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे टीचर से जो भीड़ से बिल्कुल अलग है। नाम है शेख यूसुफ। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच उन्होंने एक नई तरकीब निकाली है ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। औरंगाबाद के रहने वाले शेख यूसुफ एक टीचर हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई का तोड़ निकाल लिया है। अब उन्हें पेट्रोल डीजल के दामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जिगर को चुना है। सही सुना आपने, जिगर। जिगर यूसुफ के घोड़े का नाम है। वो रोजाना करीब 8:30 बजे घोड़े पर सवार होकर अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए रवाना होते हैं। फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य ने यूसुफ को कॉलेज में एक स्टोर रूम भी दे दिया है, जहां यूसुफ अपने घोड़े को रखते हैं और उसे चारा भी खिलाते हैं। तमाम बाइकों, कारों और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के बीच यूसुफ ने घोड़े की सवारी करना क्यों पसंद किया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है।
पेट्रोल महंगा रहने की वजह से 100 रुपये का 125 रुपये का भी डालने के बाद सर क्या होता था कि कहीं प्रोग्राम में जाना है तो गाड़ी को हिलाकर देखना पड़ता था इसमें पेट्रोल है कि नहीं। लेकिन इसका मसला ऐसा है सर, मालूम है, इसको फीड डाल दिए, खाने को कुट्टी वगैरह डाल दिए शालू की, फर्स्ट क्लास खाता भी, अपने को जहां तक लेकर जाना चाहिए वहां तक जा भी सकते। मार्च 2020 तक शेख यूसुफ एक लैब में असिस्टेंट थे। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मार्च 2020 के बाद कोरोना के चलते संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान यूसुफ की नौकरी भी चली गई, पैसों की किल्लत होने लगी, घर का राशन, बच्चों की फीस तक देने के लिए पैसे नहीं बचे। बाद में दोस्तों के साथ मिलकर सब्जियां बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लॉकडाउन हट गया। इस दौरान यूसुफ की नौकरी एक फार्मेसी कॉलेज में लग गई, लेकिन नौकरी पर जाने के लिए उनके पास न तो कोई साधन था और न ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा। घर पर पुरानी जंग लगी एक बाइक थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी। तब यूसुफ को घोड़े का ख्याल आया। उन्होंने बाइक बेची और दोस्तों से कुछ उधार लेकर घोड़ा खरीदा और उसका नाम रखा जिगर। कुछ ही दिनों में यूसुफ घोड़े वाले के नाम से पहचाने जाने लगे। अब यूसुफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल के दाम घटे हैं या बढ़े हैं, अब जिगर ही उनकी यात्रा का साधन बन गया है। यूसुफ कहते हैं कि घोड़े की सवारी करने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। दूसरी ओर महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों का भी सामना नहीं करना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।